हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया एकांगी होती है, अर्थात शिक्षण अधिगम पृथक पृथक प्रक्रियाएं ना होकर एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो यह दर्शाती है कि शिक्षक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, छात्रों ने उसी प्रक्रिया के प्रति अनुक्रिया की है। यही प्रक्रिया तथा अनुक्रिया मिलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण बनाती है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो व्यक्ति के स्वयं के कार्यों पर निर्भर रहती है। शिक्षण को प्रायः अधिगम का एक अभाज्य अंग माना जाता है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विश्वास है कि निश्चित रूप से शिक्षण का अंत अधिगम में होता है। अधिगम एक स्वतंत्र संप्रत्यय है जिसका अर्थ होता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, जबकि शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतःक्रिया है जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच चलती है और वह शिक्षार्थी को किसी उद्देश्य की ओर उन्मुख करती है। शिक्षक शिक्षण देता है और बालक उसे ग्रहण करता है। बालक का सीखना शिक्षक की सीधी उपलब्धि न होकर बालकों का व्यवहार परिवर्तन होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि व्यवहार परिवर्तन हो ही, और यदि हो भी तो सभी बालकों में समान मात्रा में हो। ऐसा भी संभव है कि कुछ बालकों में व्यवहार परिवर्तन लगभग शून्य हो। शिक्षण शिक्षक एक शिक्षार्थी के बीच चलने वाली एक ऐसी परस्पर अंतःक्रिया है जिसके द्वारा बालक किसी निश्चित उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है तथा शिक्षक द्वारा निर्मित अधिगम की परिस्थितियों की सहायता से सीखता है। शिक्षण का कार्य ऐसी परिस्थितियों या विद्यालय और कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसके द्वारा अधिगम को और अधिक प्रभावकारी बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, अधिगम बालकों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम में सहायता पहुंचाने वाला बाह्य प्रक्रम है। शिक्षण को एक त्रयात्मक संबंध माना जाता त्रयात्मक संबंध समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षण में कम से कम एक शिक्षक, कम से कम एक बालक और कम से कम एक विषय वस्तु का होना अति आवश्यक है। यदि शिक्षक बालक को सिखाने का दृष्टिकोण रखता है तो सिखाने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए। यदि शिक्षक और बालक का संबंध ऐसा है कि इसमें अधिगम को अभिप्रेरित नहीं करना है, तब यह संबंध शिक्षण नहीं होगा, यह केवल एक सामाजिक बंधन मात्र होगा। ठीक इसी प्रकार एक विद्यार्थी और विषय वस्तु दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी शिक्षण प्रक्रिया संभव है। शिक्षक एवं विषय वस्तु की उपस्थिति से ही शिक्षण संपन्न नहीं होता। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में ही अंतःक्रिया करता है। शिक्षण की त्रयी में शिक्षक, बालक एवं विषय वस्तु तीनों का होना अनिवार्य है। शिक्षण को प्रायः अधिगम का अभिन्न अंग माना जाता है। शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच चलने वाली परस्पर क्रिया है जिसके द्वारा बालक किसी उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है। शिक्षक द्वारा निर्मित अधिगम की परिस्थितियों की सहायता से सीखता है। शिक्षण का कार्य ऐसी परिस्थितियों तथा विद्यालय और कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसके द्वारा अधिगम को और अधिक प्रभावकारी बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, अधिगम बालकों से संबंधित मानसिक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम में सहायता पहुंचाने वाला बाह्य प्रक्रम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक एवं बालकों के बीच चलने वाली अंतः प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण से लेकर मूल्यांकन तक की प्रक्रिया निहित होती है। सर्वप्रथम शिक्षक पाठ्य वस्तु से संबंधित भूमिका बनाता है। उस भूमिका में वह बालकों के पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित कर पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या करता है। शिक्षण अधिगम में बालकों एवं अध्यापक संबंधित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता के लिए बालकों के मध्य उपयुक्त प्रभावशाली प्रविधियों, युक्तियों, उपायों एवं अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है।
ताकि शिक्षण अधिगम अपनी पूर्णता से को प्राप्त कर सके। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया में बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन भी होता रहता है और विद्यार्थियों को आवश्यक सुझाव एवं निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया में बच्चे निम्न तरीकों से ज्ञानार्जन करते हैं। पहला, करके सीखना। दूसरा, अनुभव द्वारा अधिगम। तीसरा, अनुकरण द्वारा अधिगम। शिक्षण अधिगम की विशेषताएं। शिक्षण एक ज्ञानार्जन की क्रिया है जिसमें शिक्षक और बालक दोनों ज्ञानार्जन करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षण शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। दूसरा, शिक्षण एक ऐसी कला है जिसका स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ बदल जाता है। तीसरा, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है जो बालकों के व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देता है। चौथा, शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है क्योंकि इसमें शिक्षक स्वयं की विधियों को बालकों के व्यवहार से जान सकता है। पांचवा, शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। बच्चों के लिए अधिगम की विधियाँ। किसी भी नई क्रिया को सीखने के लिए बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। पहला, प्रयास और भूल के नियम द्वारा सीखना। प्रयास और भूल के नियम का प्रतिपादक थॉर्नडाइक को माना जाता है। उन्होंने चूहों और बिल्लियों पर अनेक परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि मानव और पशु दोनों ही प्रयास एवं भूल की विधि द्वारा सीखते हैं। किसी कार्य को करने के लिए पहले प्रयास किया जाता है और यह आवश्यक नहीं कि प्रथम प्रयास में ही वह कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि उसमें कोई न कोई भूल हो जाने की संभावना रहती है और कार्य में सफलता नहीं मिलती। अब इसे दोबारा दोहराया जाता है और दोबारा करते समय पहली भूल को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जाता है। जैसे जैसे प्रयास किया जाता है, पुरानी भूलों में कमी आती जाती है और कार्य संपन्न हो जाता है। इस प्रकार बार बार प्रयास करने पर सीखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और यह कार्य ठीक प्रकार से होने लगता है। प्रयास एवं भूल में मानव प्रेरणा युक्त होता है और अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने की ओर अग्रसर होता है। यद्यपि प्राणी का लक्ष्य अस्पष्ट होता है, वह अपने इस अस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है। असफलता मिलने पर पुनः प्रयास करता है और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सही लक्ष्य तक पहुंच जाना ही अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का टाइप सीखना, गणित के सवाल निकालना, साइकिल चलाना सीखना आदि भूल एवं प्रयास द्वारा सीखने के अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा, अनुकरण द्वारा सीखना। सभी बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह अनुकरण की प्रवृत्ति उसे सीखने की ओर प्रेरित करती है। विद्वानों का मानना है कि अनुकरण द्वारा सीखना भूल एवं प्रयास द्वारा सीखने की तुलना में उच्च कोटि का होता है। इस नियम द्वारा सीखने में वह दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाता है। इस नियम द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता अधिक होती है। हेंगाटी ने अनुकरण द्वारा सीखने के नियम में एक प्रयोग किया। उसने लोहे की एक खोखली नली में केला डाल दिया और भूखे बंदर को कमरे में बंद करके उसे एक केले व खोखली नली को कमरे में डाल दिया। बंदर उस नली को बार बार जमीन पर पटक कर उस केले को निकालने का प्रयास करने लगा, किंतु उसे कामयाबी नहीं मिली। तभी बंदर ने देखा कि उसके पास एक छोटा सा डंडा पड़ा हुआ है। उसने उस डंडे को उठाया और नली के अंदर डालकर केला बाहर निकाल लिया और उसे खा गया। पहले बंदर द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को एक दूसरे बंदर को भी दूर से दिखाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद इसी प्रकार नली में केला डालकर दूसरे बंदर के सामने डाला गया। दूसरे बंदर ने तुरंत ही डंडे की मदद से केले को बाहर निकालकर खा लिया। इस परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि पहले बंदर ने भूल एवं प्रयास के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने में
सफलता पाई, जबकि दूसरे बंदर ने पहले बंदर का अनुकरण कर तुरंत ही लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता पा ली। इस प्रकार हेंगाटी महोदय ने स्पष्ट किया कि अनुकरण द्वारा सीखना सीखने की एक महत्वपूर्ण विधि है। तीसरा, सूझबूझ द्वारा सीखना। सूझबूझ द्वारा सीखना सीखने का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है। सीखने के इस नियम या सिद्धांत को सर्वप्रथम कोहलर ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार मानव पहले परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करता है, उसके बारे में सोचता है और फिर क्रियाओं के माध्यम से उसे सीखने का प्रयास करता है। कोई भी प्राणी जब किसी नवीन वातावरण में आता है तो उसका संबंध विभिन्न तत्वों के साथ स्थापित होता है। वह वातावरण को भली भांति समझता है और फिर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। वातावरण को समझना उसकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ का यह सिद्धांत पशुओं की तुलना में मानव पर अधिक लागू होता है। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोहलर महोदय ने चिंपैंजियों पर परीक्षण किया। उसने एक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ दूरी पर पिंजरे से बाहर केले टांग दिए। पिंजरे में 2 बांस भी डाल दिए। केले पिंजरे से इतनी दूरी पर थे कि चिंपैंजी के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। चिंपैंजी ने जब देखा कि उसके हाथ केलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसने एक डंडे के सहारे केले तक पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन चिंपैंजी को जब उसमें एक सफलता नहीं मिली तो वह कुछ सोचता रहा। कुछ देर के बाद उसने दोनों डंडों को आपस में जोड़ा और उनकी सहायता से उसने केलों को पिंजरे में खींचकर खा लिया। सूझबूझ के सिद्धांत में बुद्धि का होना आवश्यक है। यह परीक्षण चिंपांजी पर इसलिए किया गया क्योंकि चिंपांजी में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर केलों को खाने में सफलता प्राप्त की। सीखने के यह तीनों विधियों की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन 3 विधियों के अतिरिक्त बच्चों को विद्यालय में आंशिक एवं पूर्ण विधियों की सामूहिक विधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। आंशिक विधि से बालकों को समस्या का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है, जिससे प्रथम बार में बालकों को उस समस्या के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान हो जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज से बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं, अतः वह समाज में रहते हुए समूहों में बहुत कुछ सीखता है। समूहों में रहते हुए उसका ज्ञान प्राप्त करना ही सामूहिक सीखना कहलाता है। प्रोजेक्ट हाल्टन तथा बेसिक विधि, वर्कशॉप विधि, वाद विवाद, सेमिनार विधि आदि सीखने की सामूहिक विधियों के अच्छे उदाहरण हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीखना मानव के व्यवहार में परिवर्तन है और यह परिवर्तन विभिन्न नियमों के माध्यम से संभव होता है। सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक वातावरण एवं वंशानुक्रम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। करके सीखना, बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। कारण यह है कि उसे करने में वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और योजना को पूर्ण करते हैं। फिर वे यह देखते हैं कि उनके प्रयास सफल हुए हैं या नहीं। यदि नहीं तो वे अपनी गलतियों को मालूम करके उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर मेस का कथन है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। निरीक्षण करके सीखना। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप
उनके स्मृति पटल पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। योकम एवं सिम्पसन ने लिखा है, निरीक्षण, सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। परीक्षण करके सीखना, नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, वह इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह इस बात को पुस्तक में पढ़कर भी सीख सकता है, पर यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि स्वयं परीक्षण करके सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सीखने का कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली माना जाता है। इनके संबंध में कोलसैनिक की धारणा इस प्रकार है, बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। मिश्रित विधि द्वारा सीखना, अधिगम की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पहली विधि में बालकों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी विधि में पाठ्य विषय को खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। प्रत्येक व्यक्ति एक शिशु के रूप में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये प्रवृत्तियां उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं की दिशा निर्धारित करती हैं, जिसके आधार पर शिशु स्वयं को अनुकूलित करने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है। शिशु को अपने प्रतिक्रियाओं एवं व्यवहारों को अधिक व्यापक और वातावरण के उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न क्रियाओं को सीखना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक एवं बौद्धिक प्राणी है। समाज में रहकर ही उसका विकास संभव है। सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियां बच्चे को सीखने की प्रेरणा प्रदान करती है। प्रारंभ में मानव शिशु असहाय एवं पराश्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन एवं परिवर्धन होता है और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने लगता है। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का श्री गणेश परिवार से होता है। वह परिवार में रहकर ही सत्य असत्य, सही गलत, उचित अनुचित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन के आरंभिक दौर में शिशु अनुभव एवं अनुकरण द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को सीखता है। उसके सीखने में परिवार, समाज, समूह, पास पड़ोस आदि का प्रभाव पड़ता है। बच्चे दूसरों के संपर्क में आकर नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अनेक नई बातें सीखते हैं। बालक समाज, परिवार तथा अपने बड़ों के कार्यों को देखकर समाज की अनेक बातों को सीख लेता है। यह अधिगम प्रत्यक्षीकरण एवं अनुकरण द्वारा होता है। हम अपने जीवन में दूसरों से न केवल संपर्क स्थापित करते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि दूसरों को सहयोग देकर और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके हम अपनी स्वयं की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका सहयोग एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों के संपर्क में आकर हम अनेक नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अनेक नई बातें सीखते हैं, जिनके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में चेतन अथवा अचेतन रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। उपरोक्त बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है।
मार्सेल के अनुसार सीखना अनेक प्रकार का होता है, जैसे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक के द्वारा सीखना आदि। विस्तृत अर्थ में सभी प्रकार से सीखना सामाजिक होता है, क्योंकि इसी के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। पर सामाजिक द्वारा सीखना अपनी एक विचित्र विशेषता के कारण सभी प्रकार के सीखने से भिन्न है। इस विशेषता को मार्सेल ने अग्रांकित शब्दों में व्यक्त किया है। सामाजिक द्वारा सीखने की एक विचित्र विशेषता यह है कि यद्यपि हम सारे समय इसकी प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं, पर हमको बहुधा इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि हम कुछ सीख रहे हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है। पहला ऑप्शन बहुमुखी, दूसरा एकांगी, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एकांगी। दूसरा प्रश्न है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन 1 कर्ट लेविन द्वारा, ऑप्शन 2 आसुबेल द्वारा, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 जीन पियाजे द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, कर्ट लेविन द्वारा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका है। ऑप्शन 1 करके सीखना, ऑप्शन 2 अनुभव द्वारा अधिगम, ऑप्शन 3 अनुकरण द्वारा अधिगम, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा, ये सभी। चौथा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन 1 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, ऑप्शन 2 जीन पियाजे द्वारा, ऑप्शन 3 पैवलोव द्वारा, ऑप्शन 4 वाइगॉत्स्की द्वारा। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया। ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 हैंगार्टी, ऑप्शन 3 कोहलर, ऑप्शन 4 पियाजे। ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट है, थॉर्नडाइक। छठा प्रश्न है, अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1 अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन 3 शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ऑप्शन 4 प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। 7वां प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 1 कक्षा के आकार पर, ऑप्शन 2 शिक्षण पद्धति के निर्देशन पर, ऑप्शन 3 बालकों के वर्गीकरण पर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन 1 कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, ऑप्शन 2 कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, ऑप्शन 3 कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, ऑप्शन 4 कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण। प्रश्न संख्या 9, सीखने की प्रभावशाली विधि है। ऑप्शन 1 करके सीखना, ऑप्शन 2 व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि, ऑप्शन 3 अवलोकन विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में खाली स्थान करता है। ऑप्शन 1 अंतःक्रिया, ऑप्शन 2 बाह्य क्रिया, ऑप्शन 3 सामान्य क्रिया, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन 1 हैंगार्टी, ऑप्शन 2 कोहलर, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, हैंगार्टी। क्वेश्चन 12, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन 1 पूर्ण विधि, ऑप्शन 2 आंशिक विधि, ऑप्शन 3 मिश्रित विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट है, मिश्रित विधि।
क्वेश्चन नंबर 13, आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1, शैक्षिक संस्थान के एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन 2, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन 4, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन 1, सिद्धांत एवं अवधारणा। ऑप्शन 2, क्रिया एवं प्रयोग। ऑप्शन 3, विद्यालय प्रबंधन। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, क्रिया एवं प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? ऑप्शन 1, वैयक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन 2, शिक्षक का कौशल। ऑप्शन 3, विद्यालय की व्यवस्था। ऑप्शन 4, बालक की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 16, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन 1, शैशवावस्था। ऑप्शन 2, बाल्यावस्था। ऑप्शन 3, किशोरावस्था। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी के लिए। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन 1, विद्यालय से। ऑप्शन 2, परिवार से। ऑप्शन 3, गांव से। ऑप्शन 4, शहर से। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन 1, व्यक्तिगत। ऑप्शन 2, सामाजिक। ऑप्शन 3, व्यावहारिक। ऑप्शन 4, ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट है, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 1, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। ऑप्शन 2, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना। ऑप्शन 3, उसको परामर्शदाता के पास भेजना। ऑप्शन 4, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? ऑप्शन 1, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन 2, इससे पाठ्यवस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन 3, इससे पाठ्यवस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन 4, इससे समय की बचत होती है। यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट है, इससे पाठ्यवस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन 1, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन 2, बालक को पढ़ाना। ऑप्शन 3, बालक का ज्ञानवर्धन करना। ऑप्शन 4, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। ऑप्शन 1 करेक्ट है, बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 22, यदि आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं तो आपको अपनी कक्षा में बालकों के सीखने का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन 1, वर्ष में केवल 1 बार। ऑप्शन 2, वर्ष में केवल 2 बार। ऑप्शन 3, वर्ष में केवल 3 बार। ऑप्शन 4, प्रत्येक महीने। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, प्रत्येक महीने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1, शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। ऑप्शन 2, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। ऑप्शन 3, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन 4, शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट है, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।